एक और स्पेशल वॉइस जुड़ रहे हैं, विनीत सामरे। विनीत, आप तो बहुत लंबे अरसे से अपना फंड चला रहे हैं। एक रिटेल एचएनआई मूड जो है वो थोड़ा पैनिक जैसा हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल लोग जो हैं वो स्टेडी होते हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक चीज़ें देखी हैं, वॉलेटिलिटी देखी है, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल इश्यूज, और आप लोग नंबर्स पे बहुत डीपली एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको सिचुएशन कितनी 1 to 10 के स्केल पे कितनी स्कैरी नजर आ रही है अभी? एक्चुअली गुड मॉर्निंग। और मतलब ये सिचुएशन हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इसके जो मतलब इसका डायरेक्ट क्या इवेंचुअल आउटकम होगा ये अभी तो बताना बहुत मुश्किल है, बट इसके हम लोग रिपरकशंस जो चीजें अपने इंडिया को इम्पैक्ट करेंगी, जो है कमोडिटी प्राइस, ऑयल प्राइस, गैस प्राइस, उनको मॉनिटर करना थोड़ा जरूरी है। ये कमोडिटी इंडिया के लिए रेलेवेंट है। कई सारे जो अपने जो इकोनॉमी है, इट इज एक्चुअली लिंक्ड टू द वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइस पॉइंट्स ऑफ दिस कमोडिटीज। सो दिस इज समथिंग टू बी मॉनिटर्ड कि ये कितना ऊपर जाएगी या कितना उछाल होगा। आई थिंक टू दैट एक्सटेंट देयर विल बी सम शॉर्ट टर्म पेन इज व्हाट वी फील। बट जैसे आपने बताया, एज फार एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होने के कारण हम लोग पिक्चर को हमेशा लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते हैं। कई बार पीछे भी हमने कई ऐसी रिस्क इमर्ज होते हुए देखी है मार्केट में। उस दौरान शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जरूर आती है, बट लॉन्ग टर्म में दोबारा से मार्केट रीएडजस्ट करता है, अपनी फंडामेंटल्स की तरफ जाता है। तो ये वोलेटिलिटी भी जो आएगी फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक अस, वी विल कीप मॉनिटरिंग। एंड जहाँ पे भी अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटल कंपनीज हैं, फंडामेंटल अच्छे बिजनेसेस हैं, जो अच्छे प्राइस में अवेलेबल होंगे, उनको हम जरूर पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट अर्निंग्स क्वालिटी में इस समय कहाँ पे आ रहा है? मतलब कोई ऐसे एरियाज जो अर्निंग्स अच्छे थे, ट्रैजेक्टरी ठीक थी, लेकिन अपने अहेड ऑफ फंडामेंटल्स थोड़े चले गए थे, क्योंकि वो जो करेक्ट होंगे फ्लोज तो आपके फंड को भी और पूरी इंडस्ट्री को स्ट्रांग आ ही रहे, तो आप फायदा उठाएंगे। तो आज के दौरान यदि हम अर्निंग्स का जो पैटर्न देखेंगे, तो सबसे ज्यादा कंफर्ट और विजिबिलिटी जो अर्निंग्स की है वो आईटी सेक्टर की है, जहां पे ये देखा जा रहा है कि दुनिया में हर जगह पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। हर कंपनीज को टेक्नोलॉजी में अपने आगे बढ़ना है। तो और कंपनीज से जब हम बात करें तो डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक IT is one sector where the earnings momentum looks good, visibility is good. दूसरा सेक्टर जो है वो है फार्मास्यूटिकल में कहूँगा, जहाँ पे दवाइयों की डिमांड जो है वो किन्हीं कारणों की वजह से ना तो कम होगी। इकोनॉमी में अगर ये सब चीजें होती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है, उनके भी चलते दवाइयों की जो डिमांड है वो कम नहीं होंगी। तो वहाँ पे भी जो है अर्निंग्स की विजिबिलिटी बेटर है। और थर्ड कैटेगरी जो मैं कहूँगा, कंज्यूमर थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्लो डाउन है, बट नॉन डिस्क्रिशनरी कैटेगरी जो है, जो अभी दैट इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन अ बिट, बट वो मोस्टली इट वाज ड्यू टू द रूरल इकोनॉमी। बट कुछ जो डेटा पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं रूरल इकोनॉमी के, तो ऐसा लग रहा है कि रूरल सेक्टर भी धीरे धीरे अगले 1 या 2 क्वार्टर में इम्प्रूव हो जाना चाहिए। तो कंज्यूमर नॉन डिस्क्रिशनरी जिसको हम FMCG कहते हैं, वो भी कई वक्त से टाइम करेक्ट हो चुका है, और वहाँ पे भी टाइम देना ठीक रहेगा। मार्केट खुला है। जो आप मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन, उससे मैं एक फंडामेंटल सवाल लूंगा कि सिर्फ क्रूड से मेरे को चिंता हो रही है कि क्रूड अगर एलिवेटेड रह गया कुछ आगे, क्योंकि इवेंचुअली अगर एक स्पाइक भी आता है एक्शन का, तो ग्लोबल प्रेशर हो जाएगा। फुल ब्लोन गल्फ वॉर जैसा सिचुएशन तो बहुत ही कम है, लगता है। हो सकता है थोड़ी स्कर्मिशेस हो, थोड़ा एक्शन हो, फिर ग्लोबल लीडर्स दोनों पार्टीज को पुश करके रुकवा देंगे। लेकिन क्रूड अगर स्पाइक हो गया और एलिवेटेड रह गया, तो इंडिया का मैक्रो पूरा चैलेंज हो जाता है। वो कितना बड़ा रिस्क है बाजार के लिए? क्रूड डेफिनेटली रिस्क है, बट जो मतलब ये आज एजम्पशन करना कि स्पाइक होके वहां रह जाए, दैट इज समथिंग आई वुड से कि नीड्स टू बी प्रॉपरली एनालाइज्ड। क्योंकि जो कोर डिमांड है, ये तो सप्लाई चेन और सप्लाई साइड के प्रेशर्स के कारण, कमोडिटीज की जो प्राइस हम ऊपर देख रहे हैं उनके कारण है। और ये जो भी स्पाइक होगा, ये जो स्कर्मिशेस और ये जो रशिया और इनके कारण जो होगा, वो तब तक के लिए होगा। उसके बाद
ऐसा फीलिंग है कि कई कई सारे कमोडिटीज में मॉडरेशन आ जाना चाहिए। डिमांड इतनी कुछ है नहीं ग्लोबली। सप्लाई साइड अगर बॉटलनेक्स हटा देते हैं तो कमोडिटीज भी शुड कूल ऑफ। सो आई थिंक दिस विल बी अ मैटर ऑफ वॉट एवर द पीरियड ड्यूरिंग विच यू विल हैव द वोलेटिलिटी, बट उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। बट ये मैं मानता हूं कि यदि क्रूड के प्राइस ऊपर जाते हैं और ऊपर रह जाते हैं for some time, then it will have a major repercussion as far as not only our economic major indicators are concerned, but also it will lead to inflationary pressures, which is not going to be good for demand. राइट। और हमारा अगर एक इंडिया इम्पैक्ट अगर आप बताएं, क्योंकि रशिया बहुत सारी चीज़ों में हमारा पार्टनर भी है, वो सब चीज़ें भी काफ़ी डल जाएंगी, डिफेंस डील्स, एक ग्लोबल ऑर्डर तो एक डिसऑर्डर तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से हमने ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा है जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स ही चेंज होने का अटेम्प्ट हो रहा, और ये शायद उस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मतलब और भी जैसे एरियाज है, कमोडिटी के एरिया है, स्टील एल्यूमिनियम कैटेगरी है जहाँ पे रिलेशनशिप है, और बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में कहूंगा कि थोड़ी बहुत फार्मास्यूटिकल्स में है। बट ये क्या है कि जब कहीं पे भी कोई भी देशों में इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं, तो इसका ओवरऑल फियर फैक्टर जो है, सेंटिमेंटल फैक्टर काम ज्यादा करता है मोर देन द फंडामेंटल फैक्टर। और सेंटिमेंटल फैक्टर चूंकि हम लोग ऑलरेडी मार्केट्स में हाई लेवल पे आज काम कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स बिगड़ जाने से मार्केट में जो है उसकी इम्पैक्ट वो नॉर्मल फंडामेंटल से भी ज्यादा आता है। अच्छा, वैल्यूएशन पे इस समय जो तीनों यूनिवर्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, वो आपको यूनिवर्स में कंफर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है ऑन एवरेज? आई थिंक ऑन एन एवरेज जब मिड कैप एज ए कैटेगरी जो है आफ्टर दिस स्मॉल करेक्शन, आई थिंक कुछ कुछ बिजनेसेस और कुछ कुछ सेक्टर से जहाँ पे कंफर्ट आ रहा है। मिड कैप और लार्ज कैप में मैं कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा कंफर्ट है। स्मॉल कैप में अभी भी कई जगह पे मैं कहूंगा कि वैल्यूएशंस जो हैं और थोड़ा रूम है वहां पे, शायद मॉडरेट हो सकते हैं। राइट। लास्ट टाइम इस तरह का खबर काफ़ी टाइम हो गया, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंस नहीं है। यूएस मार्केट्स भी, और आपको लगता है गिर सकता है, 15-16% तो नीचे आ गया है, और यूएस गिरेगा तो इमर्जिंग मार्केट्स भी साथ में हमने देखा है कि कोरिलेशन बहुत हाई है। एक्चुअली यूएस मार्केट्स के तो मतलब ऑलरेडी काफी सारा गिरावट आ चुकी है, और अब वहां पे और भी जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक्स को लेके, जो मार्च से एक बार चालू होगा, जब वो होगा चालू तब देखा जाएगा। बट उस वक्त लगता है कि और थोड़ा रूम है करेक्शन के लिए, क्योंकि जब ये प्रोसेस चालू होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और वहां पे जो इजी मनी जो दिया गया है, लिक्विडिटी जब सिस्टम में से बाहर निकलेगी, तब उसका प्रेशर मार्केट्स पे आना अनिवार्य है। ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा प्रेशर आ सकता है वहां पे। ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा रिकवरी तो नहीं आ रही है, इनफैक्ट बाज़ार नीचे की तरफ और गिरता हुआ नज़र आ रहा है। फिनेंशियल्स की बात करें, जो ज़्यादातर काफ़ी कोरिलेटेड होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में, आपको फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ पे आ रहा है इस समय? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो नज़र आ रही है कि शायद इंप्रूव हो रही है, एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर, 7-8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कमेंट्री और रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग आए थे, और अर्ली डेटा भी ये दिखा रहा है। या आप प्राइवेट सेक्टर के साथ रुकना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी काफी बैंक्स में हमारा जो पोजीशन है ठीक ठाक तरीके से ओवरवेट पोजीशन है। कई सारे हमारे जो स्कीम्स है, फंड्स हैं, और हमारा व्यू भी पॉजिटिव है। मोस्टली हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ हमारा भी झुकाव है, और ये हमारा मानना है कि यहाँ से क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव होंगी। बैंक्स की एसेट क्वालिटी के ट्रेंड्स काफी बेटर आ रहे हैं, और अगले 1-2 सालों में और बेटर होंगे। और वैल्यूएशंस भी जो है, बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाइपर वैल्यूड नहीं है। जो अच्छे बैंक से हमने देखा है कि जो लास्ट टाइम के पीक वैल्यूएशंस से उनके भी नीचे वैल्यूएशंस कोट कर रहे हैं, और जबकि उनका फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। ये जो फॉल आएगी, गिरावट आएगी, हो सकता है कि हमको और अपॉर्चुनिटी मिले इसमें ऐड करने के लिए, और हम वो अपॉर्चुनिटी को लेंगे, मतलब उसमें ऐड करेंगे हम लोग। राइट। आपको इस समय एक्सपेंसिव एरिया ऑफ द मार्केट कौन सा लगता है विनीत? फॉल के बाद भी
जहां पे अर्निंग्स क्वालिटी उतना नहीं आ पाया जितना उम्मीद थी। क्या ये जो रीसेंट आईपीओस थे जो 40-40, 50-50% गिर गए, वो आपको कंफर्ट दे रहे हैं या वो आपके अभी जोन में नहीं है, बाय जोन में भी? कुछ आईपीओस हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं जो हमने आईपीओ के दौरान इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस ज्यादा थी, बट अभी भी जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं आए हैं, जो हमको लगता है कंफर्ट जोन उनके बिजनेस फंडामेंटल्स को देखते हुए। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि कई सारे जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कैटेगरी हैं, जो नॉन एफएमसीजी ड्यूरेबल्स हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल एज ए कैटेगरी है, ये सब देखें तो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स हम देखें तो डिमांड में कई जगह पे हमने देखा कि रूरल स्लोडाउन के चलते डिमांड में इनके इम्पैक्ट आई है। डिमांड से भी ज्यादा हमने इम्पैक्ट देखा है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि ये कमोडिटी प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाए तो इनके मार्जिन में इम्पैक्ट आया, और ये इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये Q4 फोर्थ क्वार्टर में भी बना रहेगा, और वैल्यूएशंस इतने ज्यादा अभी तक करेक्ट हुए नहीं है। तो एक वो कैटेगरी है जहां पे हो सकता है कि थोड़ा अगर मॉडरेशन हो तो उसको हम लोग इवेल्युएट करें, बट आई थिंक दीज आर द एरियाज वेयर वैल्यूएशंस थोड़े अभी भी नॉन कंफर्ट जोन में हैं। राइट। रियल एस्टेट, एनी व्यू ऑन रियल एस्टेट? क्योंकि वहाँ भी वॉल्यूम्स तो बहुत अच्छे थे और अफोर्डेबिलिटी 10 ईयर हाई पे आ गई है इंडिया में। आप और करेक्शन काफ़ी हो गया है, चाहे वो आप ओबरॉय की बात करें, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात करें, साउथ बेस्ड काफ़ी अच्छा करेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपॉर्चुनिटी उठाएंगे वहाँ पे? हमने एक्चुअली रियल एस्टेट में हमारे जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे में करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बजाय यदि हम इनडायरेक्ट जो कंपनीज बेनिफिट करती हैं रियल एस्टेट से, जो बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी हैं, सीमेंट कैटेगरी है, हम उनके जरिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में कई बार वो उनके सेल्स, कैश फ्लोज, अकाउंटिंग, कई बार उनके कोरिलेशंस और रिकंसिलिएशंस करने में थोड़ी मुश्किल आती है हमें, और ऐसा लगता है कि द बेटर वे टू प्ले द रियल एस्टेट स्टोरी इज द इनडायरेक्ट वे टू प्ले देम। राइट। काफ़ी थोड़ी रिकवरी आती है आ रही है। इनफैक्ट आप बीएससी रियल्टी इंडेक्स को देखिए, इंडिया बुल रियल्टी ऐसे बाजार में भी करीब करीब 10% ऊपर है। ऑफ कोर्स कल वो प्रेशर में आ गया था, जबकि वो इंडिया बुल ग्रुप का रहा नहीं, एम्बेसी का हो गया है, बट उसके बावजूद प्रेशर में आया था और आज 7% ऊपर है। शायद वही इंडेक्स को लेके जा रहा है। दूसरे कुछ गेनर्स को दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, नीचे के भाव से रिकवरी कहाँ पे आ रही है? कहीं तो रिकवरी आ ही रही है। हाई क्वालिटी नेम्स में सन फार्मा देखिए फ्लैट है, जबकि इतना ज़बरदस्त करेक्शन आता हुआ नज़र आया, लेकिन सन फार्मा 840 के आसपास काफ़ी कम गिरा है, सबसे कम गिरा है इनफैक्ट पूरे इंडेक्स में। ग्लेनमार्क डेज हाई पे आ गया। तो सेलेक्टिव बाइंग आपको इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है। ऑफकोर्स ये ऐसे बाज़ार में बहुत ही केयरफुल होकर आपको बाई करना चाहिए। ये कैपेक्स थीम के बारे में विनीत आप क्या कहेंगे? बहुत बात हुई है इस पे, कैपेक्स थीम पे। इनफैक्ट पूरा का पूरा बजट ही लग रहा था कैपेक्स और इंफ्रा फोकस्ड आया है। उसमें आपके ओवरवेट पोजीशंस कैपेक्स थीम के में किस तरह से खेल रहे हैं? हम लोग भी काफी बुलिश हैं कैपेक्स थीम को लेके। इनफैक्ट ऐसा मानना है कि जो इंडिया में ग्रोथ अगले 1 साल या 1.5 साल के दौरान हम देखेंगे, वो ग्रोथ के जो मेन ड्राइवर है वो ये कैपेक्स थीम ही होंगे। इसके साथ साथ जो कैपेक्स थीम के साथ जो भी गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है, उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो एक्टिविटी हो रही है, PLI सोचिए या China+1 सोचिए, आई थिंक ये सारे मिला के और भी 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो देश में देखने को मिल रही हैं। डेटा सेंटर्स का जो काम चल रहा है वो भी काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है वहाँ पे भी टारगेट्स अच्छे हैं और एग्जीक्यूशन भी देखने को मिल रहा है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काफी इन्वेस्टमेंट होंगे। तो ये कुल मिला के अगर सारी बातों को हम ध्यान रखें तो ऐसा लगता है कि कई बड़े चेंजेस देश में देखने को मिल रहे हैं, और इनको प्ले करने के लिए जैसे मैंने रियल एस्टेट में भी बताया, इनडायरेक्ट वे यहाँ पे भी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं जिनको हम देख रहे हैं। थोड़े एक्सपेंसिव है फ्रॉम द प्राइस पॉइंट पर्सपेक्टिव, लेकिन अपॉर्चुनिटी को यदि हम मापें और ये कंपनीज की आज लेवल्स देखें तो ऐसा लगता है कि इनमें
अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी और ये सब कंपनीज अगले 2-3 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करने योग्य है। और यदि ये मार्केट में करेक्शन आती है ये कैटेगरी में, तो हम लोग एनीवेज इनमें बने हैं और हो सकता है कि अपने पोजीशंस को और हम इवैल्यूएट करें ये कैटेगरीज में, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनीज। देखिए इस समय एबीबी जैसा आप बता ही रहे थे डेज लो से शार्पली रिकवर ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स देखिए एक बात होती है, हमारे व्यूअर्स को ये बात जानना जरूरी है कि जियोपॉलिटिकल चीजें होंगी, उतार चढ़ाव पूरे दुनिया में आते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग एक फ्रेमवर्क के तहत होता है और आपको हम बेस्ट माइंड्स ला रहे हैं ताकि आपका फ्रेमवर्क बरकरार रहे और बहुत ज़्यादा शेकिन ना हो। ट्रेडर्स ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे उनको लाइट रहना चाहिए और बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक सीआईओ, टॉप सीआईओ हमारे साथ बात कर ही रहे थे, डीएसपी म्यूचुअल फंड के विनीत सामरे। एक और टॉप म्यूचुअल